Namaste. I welcome you all in our today's live discussion on tax planning, Unit 25.3 and 25.4 of our subject Retail Banking and Wealth Management. आज के लाइव डिस्कशन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार आप आपका ऑडियो और वीडियो चेक कीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो जाए। साइमल्टेनियसली ड्यूरिंग डिस्कशन अगर आपको कोई क्वेरी या क्वेश्चन हो तो आप चैट बॉक्स का यूज कीजिए, तो डेफिनेटली वी विल रिजॉल्व योर क्वेरी इमीडिएटली। स्पेशली माय डायरेक्ट पार्टिसिपेंट्स, जैसे आपको अवगत है कि हम जेआईबी और सीआईबी के सभी सब्जेक्ट्स के लिए यूट्यूब पे डेली फ्री लाइव क्लासेस कंडक्ट करते हैं, जिसमें हम कंसेप्ट्स के बारे में डिस्कशन करते हैं, साथ साथ क्वेश्चन आंसर्स भी सॉल्व करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी क्लासेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट हो जाइए, जो आपको एग्जाम में हेल्पफुल हो सकते हैं। साथ साथ यही मैसेज आप आपके फ्रेंड्स एंड कलीग्स को भी कन्वे कीजिए ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले पाएंगे। तो विद दिस we will continue our discussion for second marathon on this subject। तो यही यही टॉपिक का इम्पोर्टेंस दिखाता है कि हम आज 2 दिन कंटिन्यूअस यही टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं। इस टॉपिक से या इस यूनिट से आपको बेनिफिट है कि it will be helpful to you from not only from CIB examination, but it will be helpful to you from your personal tax planning also। So for that purpose, please try to understand each and every concept what we are discussing here। Now, Finance Minister introduced a new tax regime in Union Budget 2020, wherein there is an option for an individual and HUF। ध्यान में रख दीजिए किनको किनको ऑप्शन दिया हुआ है, इंडिविजुअल एंड HUF to pay taxes at lower rates without claiming deduction under various sections, and the assessee has the option to pay the tax either as per new regime और एज पर ओल्ड रेजिम। सो फाइनेंस मिनिस्टर ने 2020 में जो फाइनेंस बजट प्रेजेंट किया था, उनमें उन्होंने इंडिविजुअल एंड एचयूएफ के लिए एक नया टैक्स रेजिम अनाउंस कर दिया, जिसके थ्रू इंडिविजुअल एंड एचयूएफ को चॉइस है। दे कैन गो either for the old regime, they can continue with either old regime, or they can go for the new regime also। तो ये उन्होंने एक ऑप्शन दिया हुआ है। नया रेजिम में आप जो इनकम टैक्स में डिडक्शन जो अलग अलग सेक्शन पे दी है वो क्लेम नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको टैक्स जो पे करना है वो लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो जिस इंडिविजुअल को न्यू टैक्स रेजिम में अगर बेनिफिशियल लगता है, दे कैन स्विच ओवर फ्रॉम ओल्ड रेजिम टू न्यू रेजिम ऑल्सो। Income tax levied on the income earned by all individuals, HUF, partnership firm, LLP, corporate rate are as per Income Tax Act of India। अलग अलग एंटिटी के लिए, whether it is for individual, whether it is for partnership firm, whether it is of corporates, जो इनकम टैक्स परसेंटेज या चार्ज जो इनकम टैक्स एक्ट ने किया है, अकॉर्डिंगली ही उसके ऊपर चार्ज लगेगा। इसीलिए क्लासिफिकेशन ऑफ एन एंटिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम इज वेरी इंपॉर्टेंट। In case of individual, tax is levied as per the slab system if their income is above the minimum threshold limit known as basic exemption limit। तो एक सर्टन लेवल तक का इनकम एग्जम्प्टेड रहता है, दैट इज नोन एज द मिनिमम थ्रेशोल्ड लिमिट। एंड कोई इंडिविजुअल का अगर वो थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो गया, इफ ही अर्न्स इनकम मोर देन दिस, अगर वो उससे ज्यादा इनकम करते हैं तो उनको टैक्स लगेगा, लेकिन टैक्स भी स्लैब बेसिस पे लगेगा। दैट स्लैब सिस्टम इज एप्लीकेबल इन इंडिया। सो इन केस ऑफ इंडिविजुअल, टैक्स इज लेविड as per the slab system if their income is above minimum threshold limit known as the basic exemption limit। What is the meaning of income tax slab now? The slab system means different tax rates are applicable for different stages of income।
अलग अलग इनकम, जिनका अलग अलग इनकम के लिए अलग अलग परसेंटेज ऑफ टैक्स एप्लीकेबल होता है। आपको भी जैसे आइडिया होगा, somebody might be coming in 10% slab, somebody might be coming in 20% slab. Some, as the income progresses, the person whose salary is higher, he might be coming under 30% slab. So this is the slab system what is being adopted in India. So slab system means different tax rates are applicable for different stages of income. एंड जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ते जाता है, टैक्स का स्लैब रेट भी बढ़ जाता है। दिस इज नोन एज द प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। द टैक्स रेट keeps on increasing with an increase in income of the taxpayer, which is also called the progressive taxation. जैसे जैसे इनकम बढ़ जाएगा, जैसे जैसे वैसे वैसे टैक्स परसेंटेज जो है ऑन द इंडिविजुअल्स इनकम विल गो ऑन इंक्रीजिंग। सो दिस इज नोन as the progressive taxation system. Exam point of view, this is very important statement. Such income tax are normally changed during the financial budget. Income tax has been classified for three categories of individual taxpayer. जो इंडिया में इनकम टैक्स के जो स्लैब्स डिसाइड करते हैं, इनकम टैक्स के लिए जो थ्रेशोल्ड लिमिट डिसाइड करते हैं, उसके लिए उन्होंने इंडिविजुअल को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन, इंडिविजुअल्स aged less than 60 years, including residents and non-residents. It means working class of individuals. Those who are below 60, जिनकी उम्र 60 से कम है, ऐसे individuals. Second is senior citizens, 60 to 80 years of age. जिनका एज 60 से 80 के, जो इंडिविजुअल 60 से 80 के एज में है, दे आर क्लासिफाइड अंडर सीनियर सिटीजन। एंड जो जिनका एज 80 से ऊपर है, दे आर नोन एज सुपर सीनियर सिटीजन्स, एजेड मोर देन 80 ईयर्स। ये क्लासिफिकेशन आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर आपको केस स्टडीज आ जाती है तो यू हैव टू कंसिडर दिस एज फैक्टर ऑल्सो। The new tax regime can largely benefit middle class taxpayers who have a taxable income of up to rupees 15 lakhs. And old regime is better option for higher income earners. क्यों? क्योंकि old tax regime में deductions permitted नहीं है. So because of this, you cannot invest your funds in the various deductions that are available and can seek the tax redemption या tax benefit. इसीलिए जो मिडिल क्लास जिनका इनकम 15 लाख तक है, उनके लिए नया रेजिम बेनिफिशियल है, एंड जिनके इनकम ज्यादा है, उससे ज्यादा है, उनके लिए old regime is beneficial. So here also they may ask you a question that up to what income level new tax regime is beneficial. Yeah, the person who is having higher level of income, or person falling in the category of higher level of income, can go for old regime or new regime. Our answer will be he should go for old regime in that case. The new income tax rate. The new income tax regime is beneficial for people who make low investments, क्योंकि ओल्ड regime में some investments are allowed. उसमें अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको टैक्स में डिडक्शन मिल जाता है। तो जो व्यक्ति इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं, इफ ही कैनॉट टेक द बेनिफिट ऑफ दैट परमिटेड इन्वेस्टमेंट, देन उनको कोई यूज नहीं होगा। इसीलिए इन दैट केस he should go for new income tax regime. As per the new income tax regime, as the new income tax regime offers lower income tax slabs, anyone paying taxes without claiming tax deduction can benefit from paying a lower rate of tax under the new tax regime. Already आपसे डिस्कस किया हुआ है। The time of selection of option of old versus new regime, हमने ये तो बता दिया कि इंडिविजुअल के लिए ऑप्शन है, ही कैन गो फॉर ओल्ड रेजिम, ही कैन गो फॉर न्यू रेजिम, लेकिन वो कब उसको ऑप्शन देना पड़ेगा, उसको कब वो ऑप्शन इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा।
So income from salary or any other head of income attracting TDS. इन दैट केस अगर किसी व्यक्ति का इनकम सैलरी इनकम है या अगर दूसरे कोई हेड से भी इनकम आता है लेकिन जिसमें टीडीएस अट्रैक्ट होता है, तो इन दैट केस an employee can act for the new tax regime and inform their employer at the beginning of the financial year. अगर उसको सैलरी के थ्रू एम्प्लॉय इनकम आ रहा है एंड ही इज एम्प्लॉय, देन इन दैट केस एम्प्लॉय जो है उसको बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर को ये बताना है अगर वो न्यू टैक्स रेजिम अडॉप्ट करना चाहता है. An employee can opt for a new tax regime and inform their employer at the beginning of the financial year. एम्प्लॉई नया टैक्स रेजिम अडॉप्ट कर सकता है एंड उसके बारे में अपने एम्प्लॉयर को उनको बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर को जानकारी देना जरूरी है. Employee can change the option for selecting the tax regime every year. However, if the new tax slab regime is opted at the beginning of the year, it cannot be changed anytime during the year for TDS purpose. However, the option can be changed at the time of filing of income tax return. अगर कोई एम्प्लॉय न्यू टैक्स रेजिम अडॉप्ट करता है, इन दैट केस उसको पूरे साल में टीडीएस डिडक्शन के लिए वो अपना जो ऑप्शन दिया हुआ है उसको चेंज नहीं कर सकता है. लेकिन एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर जब वो रिटर्न फाइल करना चाहता है तभी उसके पास वापस एक ऑप्शन है. एट दैट टाइम अगर वो अपना ऑप्शन चेंज करना चाहता है, ही कैन गो फॉर दैट. He can change his option again and then accordingly he will pay his income tax for that particular year. And अगर income from business and profession से है तो कब मिलेगा उसको ऑप्शन? In case of business or professional income, the option to choose between the tax regime is available only once for a particular business. Means वो एक ही बार अपना बिजनेस में ऑप्शन चेंज कर सकते हैं. Once he adopted new regime, then he cannot change it. That is the implied meaning of this. इन्वेस्टमेंट प्रोसीजर फॉर टैक्स सेविंग, जैसे हमने अभी बता दिया था कि अगर ओल्ड रेजिम में आपके पास अगर कोई फंड्स अवेलेबल है तो आप उसमें से अंडर वेरियस सेक्शंस जो उन्होंने परमिटेड इन्वेस्टमेंट्स दिया हुआ है उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं. नाउ वी विल गो फॉर दैट. Tax planning is one of the effective tools which assist in saving taxes and also increase income. क्योंकि अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा फंड्स है, देयर आर वेरियस प्रोविजंस इन द एक्ट टू मेक इन्वेस्टमेंट, savings in multiple ways and expenditure incurred by the taxpayer in a particular financial year. So, इनकम टैक्स एक्ट में उन्होंने अलग अलग प्रोविजंस दी हुई है. एज पर दैट प्रोविजंस उन्होंने कोई सिक्योरिटीज आपको प्रोवाइड कर दी है, कोई इन्वेस्टमेंट्स ऑप्शंस आपको प्रोवाइड कर दे. आप अगर उसमें इन्वेस्ट करते हो तो आपको आपके इनकम से एग्जम्पशन या डिडक्शन परमिट किया जाता है. साथ साथ देयर आर सर्टन एक्सपेंडिचर विच हैज बीन इनकर्ड बाय द टैक्स पेयर, उसके लिए भी गवर्नमेंट ने कोई कंसेशंस दिए हुए हैं. So now let us see one by one. So for under section 80C, deduction on investment, it is very important section. हमेशा पूछा जाता है कि इन्वेस्टमेंट के ऑन अकाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो अगर कोई टैक्स पेयर इन्वेस्टमेंट डिडक्शन लेना चाहता है तो उनको अंडर व्हाट सेक्शन इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है. अगर कोई टैक्स पेयर इन्वेस्टमेंट करके अगर टैक्स में डिडक्शन लेना चाहता है तो उनको सेक्शन 80C के मुताबिक इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच वन शुड अंडरस्टैंड. इसमें फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट कौन सा है? पब्लिक प्रोविडेंट फंड. इट इज अ वेरी पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट, काफी पुराना चॉइस है. यहाँ आपको one can contribute to maximum extent of rupees 1.5 lakhs rupees per year in this saving scheme. PPF cannot be withdrawn before 15 years without penalty.
यहाँ हमें कुछ ऑप्शंस हम डिस्कस कर रहे हैं। सो एवरी टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट जो है उसके बारे में हम ब्रीफ में डिस्कशन करेंगे। सो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इफ यू विश टू गो फॉर दैट, आप इसका डिटेल में जानकारी ले लीजिए, बिकॉज हमने यहाँ की पॉइंट्स कवर किए, लेकिन एग्जाम में बाकी पॉइंट्स के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट इज यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, यूलिप। इसका भी नाम आप सभी ने सुना होगा। इट अलाउज ए मैक्सिमम एग्जाम्पशन ऑफ ₹1 लाख पर ईयर। सी, ऊपर पीपीएफ में एग्जाम्पशन कितना अवेलेबल है? 1.5 लाख। बट यहाँ 1 लाख पर ईयर अंडर एटीसी इज अवेलेबल। अपार्ट फ्रॉम दिस, द मैच्योरिटी अर्निंग्स आर ऑल्सो टैक्स एग्जाम्पशन हियर। इट मीन्स ऑन मैच्योरिटी जो आपको अर्निंग्स मिलने वाले हैं वो टैक्स एग्जम्प्टेड है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? जो पीपीएफ में 1.5 लाख तक आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अगर आपको टैक्स बेनिफिट लेना है, एंड यहाँ आपको 1 लाख तक ही आप इन्वेस्ट कर सकते हैं आपको टैक्स बेनिफिट लेने के लिए। तो प्रिज्यूम करते हैं आपको 1.5 लाख रुपए अवेलेबल है। आपने 1.5 के 1.5 लाख अगर प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट कर दिए तो आपके इनकम में से 1.5 लाख रुपए का वो बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग इन प्रोविडेंट पीपीएफ, अगर आपने यूलिप में 1.5 लाख डाल दिए तो आपको 1 लाख रुपए का ही एग्जाम्पशन मिलेगा या डिडक्शन मिलेगा। तो प्लीज कीप दैट थिंग इन माइंड बिफोर डूइंग इन्वेस्टमेंट इन एनी सच टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। टैक्स सेविंग ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट्स, ये आपको बैंक में भी मालूम है, टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट्स आर देयर। These are permitted for a tenure of 5 years and maximum of ₹150 lakhs can be invested to avail the tax benefit। ये आप भी देखते होंगे कि भले इंडिविजुअल अंडर दिस स्कीम कितने भी एफडी करे, उसको टैक्स बेनिफिट जो है वो 1.5 लाख रुपए तक की एफडी पे ही मिलेगा। एंड टेन्योर इनका फिक्स टेन्योर है, इट इज फॉर 5 years। थर्ड इज एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। आपके सैलरी में से जो प्रोविडेंट फंड कट होता है इन द इक्वल अमाउंट अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, या इन केस ऑफ न्यू इंडिविजुअल न्यू एम्प्लॉय, जितना इंडिविजुअल आपका अमाउंट प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट करते हैं उसके ऊपर भी आपको डिडक्शन अलाउड है। एम्प्लॉयज मीन्स ओ एम्प्लॉयज ओन प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, आप खुद जितना प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट करेंगे उतना आपको बेनिफिट मिल जाएगा। साथ साथ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स, these are the other sources of instruments that are available. So these are another schemes that offer tax benefit under section 80C up to ₹1 lakh per year. Next is life insurance premium. This is very important. Life insurance premium paid by the taxpayer for self, spouse, and children, or by HUF for its member is allowed as a deduction. कोई भी व्यक्ति अगर खुद के लिए, अपने स्पाउस के लिए या अपने बच्चों के लिए अगर इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं, या इन केस ऑफ HUF अगर HUF अपने मेंबर्स के पॉलिसी के लिए अगर कोई लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं तो उस अमाउंट के ऊपर उनको डिडक्शन अलाउड है। लेकिन one of the condition is that an insurance company which has issued the policy must be registered under the IRDA guidelines। कि जो इंश्योरेंस कंपनी से आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेंगे वो कंपनी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया दैट इज इरडा के साथ रजिस्टर्ड होना जरूरी है। इसमें और एक कंडीशन है कि जो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आप आपके अगर पेरेंट्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स किसी के लिए अगर पे करते हैं तो उसमें आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। प्रीमियम पेड फॉर पेरेंट्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आर नॉट परमिटेड एज अ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। So life insurance premium is very important for us because many of us must have taken the life insurance policy and they must be paying the premium on that. Next is Sukanya Samruddhi Yojana. Banks are marketing it on a very aggressive way. This is a government saving scheme to benefit a girl child whose age is less than 10 years or less.
जो ये स्कीम बेसिकली गवर्नमेंट ने जो लॉन्च की है, दिस इज फॉर द बेनिफिट ऑफ गर्ल चाइल्ड, लड़कियों के बेनिफिट के लिए ये बनाई हुई स्कीम है। एंड कौन सी लड़की, जिनका एज 10 साल से कम है, ऐसे लड़कियों के लिए आप सुकन्या समृद्धि योजना में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका मैच्योरिटी पीरियड कितना है? द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ एन एसएसवाई अकाउंट इज 21 years फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग और अपॉन मैरिज ऑफ द अकाउंट होल्डर विच इज अर्लियर। तो जिस दिन एसएसवाई अकाउंट ओपन किया है उसके बाद 21 साल के बाद वो मैच्योर हो जाता है, या अगर द डेट ऑफ मैरिज ऑफ दैट अकाउंट होल्डर, दोनों में से जो पहले होगा, ऑन दैट डे एसएसवाई विल गेट मैच्योर्ड। ए पेरेंट or guardian can open maximum of two accounts and the principal amount qualifies for a deduction and interest is tax free। तो कोई भी व्यक्ति हो, मैक्सिमम 2 अकाउंट एसएसवाई स्कीम में ओपन कर सकते हैं। एंड इसमें जो आपको प्रिंसिपल अमाउंट डिपॉजिट करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, वो आपको इनकम टैक्स में डिडक्शन करके अंडर एटीसी परमिटेड है। साथ साथ इसके ऊपर आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा, दैट इंटरेस्ट इज ऑल्सो टैक्स फ्री, टैक्स एक्सेम्प्टेड। सर, हाँ, यस। फिर जो लाइफ इंश्योरेंस में अपने खुद के लिए करवाते हैं उसमें हाँ, तो बोलिए। एफसीसी में आई बेनिफिट आई। हाँ, लाइफ मतलब। इंश्योरेंस, लाइफ हाँ जी। इंश्योरेंस प्रीमियम। यहाँ आप अगर प्रीमियम आपके खुद, आप पॉलिसी अगर आपके खुद के नाम पे होगी, इफ इट इज इन द नेम ऑफ द टैक्स पेयर, इफ इट इज नेम ऑफ हिज और हर स्पाउस, एंड इफ इट इज नेम ऑफ द चिल्ड्रन, उसके पॉलिसीज के लिए जो प्रीमियम पे किया जाता है उसको अंडर एटीसी में डिडक्शन अलाउड है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने पेरेंट्स के लिए, अपने ब्रदर्स के लिए या अपने सिस्टर्स के लिए जो पॉलिसी है उसके ऊपर अगर प्रीमियम पे करता है, तो उसमें उनको एटीसी में डिडक्शन परमिटेड नहीं है। ठीक है। पाउस और बच्चों के लिए। स्पाउस और बच्चे मीन्स द फैमिली ऑफ दैट पर्टिकुलर टैक्स पेयर। पेरेंट्स आर नॉट आर द क्लोज फैमिली। ओके। पेरेंट्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के लिए अलाउड नहीं है। स्पाउस, चिल्ड्रन एंड सेल्फ, तीनों के लिए अलाउड है। ठीक है। ओके। नाउ वी आर कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट, एटीसी डिडक्शंस ऑन इन्वेस्टमेंट, वी विल कंटिन्यू इट। अभी तक हमने 3 या 4 टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट देखे थे, वी विल गो फॉर नेक्स्ट वन, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स। इट्स पर्पज इज टू प्रोवाइडिंग ए रेगुलर इनकम फॉर सीनियर सिटीजन्स एजेड 60 years। जो भी 60 साल से ज्यादा उम्र वाले सीनियर सिटीजन है, उनको रेगुलर इनकम प्राप्त हो जाए, दे शुड, इफ दे वांट टू गेट द रेगुलर इनकम, दे शुड गो फॉर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। टू इनकरेज द स्कीम, गवर्नमेंट ने इस स्कीम में भी, दे हैव ब्रॉट इट इनटू द ब्रैकेट ऑफ सेक्शन 80C। The scheme is available at a certified bank and all the post offices across the India। Section 80C of income tax deduction covers the principal amount and the interest is tax free। तो 60 years एंड अबव वाले के जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, उनको इनकरेज करने के लिए ये जो गवर्नमेंट ने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जो लॉन्च की है, उसको और पॉपुलराइज करने के लिए गवर्नमेंट ने उनको एटीसी के अंदर डिडक्शन भी दिया है। ये स्कीम जो है, दिस इज अवेलेबल थ्रू पोस्ट ऑफिस एंड सर्टन सर्टिफाइड बैंक्स में, स्पेसिफाइड बैंक्स के साथ ये स्कीम अवेलेबल है। टैक्स पेयर कैन ओपन अकाउंट इन दैट स्पेसिफाइड बैंक्स ऑल्सो। इसमें जो प्रिंसिपल अमाउंट टैक्स पेयर इन्वेस्ट करेगा, उसके ऊपर उसको एटीसी के अंदर डिडक्शन मिलेगा, एंड जो इंटरेस्ट उनमें मिल जाएगा, दैट इंटरेस्ट विल बी अ टैक्स फ्री इंटरेस्ट फॉर द टैक्स पेयर। नेक्स्ट सर इज, टैक्स कट ही आता है लेकिन एस वाला इंटरेस्ट में। नहीं, बट दिस इज इंटरेस्ट टैक्स फ्री, तो आपको ये मिल जाएगा, रिफंड मिल जाएगा। ये 26A में दिखाई देता होगा ना, तो आप ओके। रिटर्न जब फाइल करोगे ना, उसमें आपको हम्म। बताना पड़ेगा ये। अगर कट जाता है ना, पहले जहां से कट जाता है वहां एक बार पूछ लो, बैंक को बता दो कि स्पेसिफिकली मेरा टैक्स कट हो रहा है, क्यों हो रहा है। दिस इज फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड हम्म। ऑप्शन, जब आपके 26A में अगर रिफ्लेक्ट होता है, यू कैन, वाइल फाइलिंग योर रिटर्न, यू कैन एडजस्ट इट।
Good. ठीक है. Next is ELSS. This is a very popular scheme, especially among young taxpayers. Equity linked savings scheme. Specific equity mutual funds which have been specifically designated for the purpose of tax savings. तो ये certain mutual funds के schemes जो है या certain mutual funds investment है, they are classified under equity linked saving scheme. Specific equity mutual funds, तो म्यूचुअल फंड्स जो है स्पेसिफिक उसमें कौन सी एक्टिविटीज की जाती है, जो नई कंपनीज एस्टेब्लिश करने के लिए जो फंड्स रेज करते हैं, दे मे बी गिवन परमिशन फॉर दिस, फॉर क्लासिफाई, फॉर सिलेक्टिंग दिस स्क्रिप्ट्स थ्रू ईएलएसएस स्कीम्स. तो जो भी फंड का ईएलएसएस नॉमेनक्लेचर आपको दिखाई देगा, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में अगर आप इन्वेस्ट करोगे, यू विल गेट द बेनिफिट ऑफ टैक्स डिडक्शन. Investment in specific scheme of ELSS allows deduction up to a maximum limit of 1.5 lakhs with a lock-in period of 3 years. But ये जो ELSS है, अगर आप उसको सब्सक्राइब करते हो तो आप उसको 3 साल तक बेच नहीं सकते हो. You cannot get it redeemed for 3 years. We will continue it. Before that, मैंने आप लोगों के लिए एक मैसेज लाया हुआ है कि जैसे अभी अक्टूबर और मीन्स अभी नवंबर, अभी जो आपके सीआईबी एग्जामिनेशन है या जेआईबी एग्जामिनेशन है, उसी के लिए वी आर कंडक्टिंग लाइव क्लासेस ऑन रेगुलर बेसिस, जिसमें हम लाइव इंटरेक्शन कंडक्ट करते हैं और साथ साथ क्वेश्चन आंसर्स भी सॉल्व करते हैं. इसी के साथ साथ आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का किट भी हम प्रोवाइड करते हैं, जिसमें गुड नंबर ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आर अवेलेबल फॉर योर प्रैक्टिस, जो आपको एग्जाम में काफी हेल्प कर सकते हैं. फॉर सीआईबी पार्टिसिपेंट्स, केस स्टडीज आर प्रोवाइडेड बिकॉज सीआईबी केस स्टडीज प्लेज अ वाइटल रोल. तो केस स्टडीज का किट प्रोवाइड किया जाएगा, जिसका आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको एग्जाम में आपका केस स्टडीज के क्वेश्चन विद इन अवेलेबल टाइम सॉल्व करने में बहुत हेल्प हो जाती है, जो आपको एग्जाम में आपका स्कोर बढ़ाने में हेल्प करेगी. And for detailed description about this is provided in description box given below. आप वो स्पेसिफिक लिंक में चले जाइए, आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. साथ साथ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये मैसेज आप आपके फ्रेंड्स एंड कलीग्स को भी कन्वे कीजिए, ताकि वो भी उसका बेनिफिट ले सकेंगे. So let us continue. Next is ATCCC. अभी तक हमने ATC देखा था. ATCCC is also a part of ATC only. लेकिन ये मैं क्लियर करना चाहता हूँ, आप ध्यान में रख दीजिए, ATC में टोटल इन्वेस्टमेंट आप 1.5 लाख से ज्यादा नहीं कर सकते. यू कैनॉट डू दैट कि मैं पीपीएफ में 1 लाख करूं और ईएलएसएस में भी 1 लाख करूं एंड इंश्योरेंस प्रीमियम भी 50 लाख का कर दूं ताकि मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट 5 लाख हो जाएगी. इट इज नॉट परमिटेड. इन ऑल दीज इंस्ट्रूमेंट्स मिलके टोटल इन्वेस्टमेंट जो आप कर दो कितना भी, लेकिन आपको जो डिडक्शन मिलेगा दैट इज परमिटेड फॉर 1.5 lakhs ओनली. So that thing you keep it in mind, you understand. Next is ATCCC, deduction for life insurance annuity plan. This section allows deduction for payment towards annuity pension plans for LIC and any other insurance company. अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी ने एन्युटी पेंशन प्लान लॉन्च किया है, उसके लिए ATCCC is permitted. The tax deduction under ATCCC is a part of the overall deduction under ATC, as a deduction limit under ATCCC is clubbed with the section ATC and ATCCD. तो अगर आप इसमें भी ATCCC में भी इन्वेस्ट करोगे, that will be the part of your total investment of rupees 1.5 lakhs. तो वही यहाँ मेंशन कर रहे हैं वो कि टैक्स डिडक्शन अंडर ATCCC is a part of the overall deduction limit under ATC, as a deduction limit of ATCCC is clubbed with the limit of section ATC and ATCCD, which means that the overall tax deduction limit can be claimed is rupees 1,50,000. I think now you must be very clear about section ATC.
तो एटीसी का बेनिफिट आपको खाली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, आप अगर इफ यू आर गोइंग फॉर द ओल्ड रिजीम देन यू कैन थिंक ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर दिस एटीसी ऑल्सो टू गेट सम टैक्स बेनिफिट। हर एक व्यक्ति के पास अगर कोई स्टेट है तो वो भी चाहता है कि हमारी स्टेट हमारे जो जिसको मैं देना चाहता हूं उसको पहुंच जाए, इसीलिए ही कैन गो फॉर प्लानिंग ऑल्सो। Estate planning, tax planning through a will or a trust. It is important that every person must prepare a will to provide for a smooth and litigation-free transfer of assets to his or her family in the manner as per wish. This is very important. हर एक व्यक्ति ये चाहता है कि मेरे मृत्यु के बाद मेरी जो कुछ प्रॉपर्टी है, मेरी स्टेट है, मैं उसी को देना चाहता हूं जिसको मैं देना चाहता हूं। अगर आप वो प्रिकॉशन लेना चाहते हैं देन आपको विल करना पड़ेगा। अगर आप विल नहीं करोगे तो योर प्रॉपर्टी विल गो टू योर लीगल हेयर्स ओनली, बट एज पर द विश ऑफ द लॉ एंड एज पर नॉट योर ओन विश। तो अगर हम अपने विश के हिसाब से हमारी प्रॉपर्टी अगर हमारे हमारे प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं या हमारे जो वेल विशर्स है उनको मैं ट्रांसफर करना चाहता हूं, फॉर दैट पर्पज आई हैव टू गो फॉर विल। So it is important that every person must prepare a will to provide for a smooth and litigation-free transfer of assets, smooth and litigation-free transfer of assets to his family in the manner as per wish. A will takes effect only on the death of its author or testator. क्या कहा जाता है, जो व्यक्ति विल बनाती है उसको ऑथर ऑफ द विल या टेस्टेटर ऑफ विल कहा जाता है। A will needs to be made in conformity with the law of the country in which the immovable property is situated and also in conformity with the law of the testator is domicile country. अगर विल में अगर कोई हमारा इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए अगर हम कोई विल बनाना चाहते हैं तो हमें दो चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी। फर्स्ट चीज, जिस कंट्री में इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड है उस कंट्री का लॉ क्या है, वी हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन द एक्ट ऑफ दैट कंट्री। अनदर थिंग, जो व्यक्ति विल बनाना चाहता है वो व्यक्ति कहाँ रहता है, कहाँ का डोमिसाइल है, तो वो भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। ये दोनों फैक्टर ध्यान में रख के विल बनाया जाता है एंड जो व्यक्ति विल बनाता है ही इज नोन एज एन ऑथर और अ टेस्टेटर। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। द विल्स मेड बाय हिंदूज, बुद्धिस्ट, Jains and Sikhs are required to prepare as per the Hindu Wills Act 1870, read with the Indian Succession Act 1926। तो हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन्स एंड सिख्स अगर विल बनाना चाहते हैं तो विल उनको हिंदू विल्स एक्ट 1870 के प्रोविजंस को ध्यान में रख के उनको बनाना पड़ेगा एंड दिस एक्ट इज रेड विद द सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 1920। It is in a will, a trusted representative chosen by the person making the will needs to be appointed to carry out the instructions written in the will। तो जब भी कोई व्यक्ति विल बनाएगा, विल में वो अपने ट्रस्ट अपना उसका जिसके ऊपर भरोसा होगा ऐसे ट्रस्टेड पर्सन का नाम वो रिप्रेजेंटेटिव करके उसमें दर्ज करेगा ताकि विल का जो एग्जीक्यूशन होना है दैट विल बी डन in the presence of that trusted representative of the will writer। In a will, a trusted representative chosen by a person making the will needs to be appointed to carry out the instructions written in the will। Next is bequest. Bequest to family members. What is the meaning? Bequest can be made in the name of minor children or minor grandchildren of the testator through a will। अगर कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी अगर माइनर मेंबर्स को देना चाहते हैं, माइनर चिल्ड्रेन हो या माइनर ग्रैंड चिल्ड्रेन हो, तो उनके लिए अगर विल के थ्रू देना चाहते हैं तो दैट इज नोन एज अ बिक्वेस्ट। जस्ट इसमें आपको डेफिनेशन ध्यान में रखना है।
बाकी कुछ नहीं, बिकॉज एग्जाम में बिक्वेस्ट के ऊपर एक डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। A will can be created to transfer property by way of legacy to family members, including daughter-in-laws and relatives, thereby saving income tax. Because will के थ्रू हम हमारी प्रॉपर्टी जो अपने इच्छा से ट्रांसफर करना चाहते हैं, ताकि इन देयर शुड नॉट बी एनी डुप्लीकेशन और डबल टैक्सेशन फॉर दैट। बिकॉज अगर विल के थ्रू उनको मिल जाएगा तो दे विल गेट इट डायरेक्टली फ्रॉम द will testator, so thereby saving the income tax also. It allows easy transfer of funds and investment to a spouse and family members without tax implications of section 64(1) of the income tax act. ये सेक्शन आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। Now we are coming to the next type of tax, that is capital gain tax. अगर आप में से कोई फाइनेंस बजट देखा होगा, इस फाइनेंस बजट में कैपिटल गेन टैक्स के ऊपर काफी कुछ डिस्कशन हुआ। दिस इज रिगार्ड फॉर द इंडेक्सेशन पर्पस। तो ये आपने अगर बजट देखा होगा तो आपने सुना भी होगा। नाउ बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल गेन? द कैपिटल गेन टैक्स मीन्स any profit or gain earned on account of sale of capital asset is taxable in the year in which the transfer takes place, and the applicable tax is called the capital gain tax. अगर कोई व्यक्ति उनके पास जो कैपिटल एसेट है अगर वो बेचते हैं या उनके उसके ऊपर अगर उनको कोई इनकम होता है या प्रॉफिट हो जाता है, दैट प्रॉफिट इज टैक्सेबल and it is taxable as capital gain tax. So that is more important. You should understand the definition and you have to keep it in mind. It will not be your income tax, but it will be your capital gain tax. Capital gain tax are of two types. Capital gain tax दो तरह के हैं, short term capital gain tax and long term capital gain tax. हमारे जो कलीग्स स्टॉक एक्सचेंज में सेल्फ ट्रेडिंग करते होंगे उनको इसके बारे में डिटेल जानकारी होगी। But otherwise, those who are not participating in trading activity in stock exchanges, ध्यान में रख दीजिए आपका जो कैपिटल गेन टैक्स है, it is divided in two factors. Time is the important factor. It is divided in two types. First is short-term capital gain tax and long-term capital gain tax. नाम से ही पता चलता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। जो एसेट मैंने शॉर्ट टर्म के लिए मेरे पास है किया हुआ है और वो बेचने के बाद अगर मैं टैक्स पे करता हूं, दैट इज लॉन्ग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। एंड अगर कोई एसेट मैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करता हूं एंड उसके बाद बेचता हूं तो उसके ऊपर जो मेरे को गेन होगा दैट विल बी क्लासिफाइड अंडर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। Now, what is the meaning of capital asset? Capital asset includes land, building, house, property, patents, trademark. See, these are the invisible assets. Intangible assets भी उसमें आते हैं. Patents, trademarks, leasehold rights, etc. Because leasehold rights जैसे हम देखते हैं, normally it is for very longer period. So it is coming under the capital asset. It also includes having rights to an Indian company and also the rights of management or control or any other legal rights. अगर कंपनी के कोई इंडियन कंपनी के अपने कोई राइट्स हैं उनके पास या अगर कोई व्यक्ति के अपने इंडिविजुअल राइट्स है, लीगल राइट्स हैं, these are known as the capital rights. जस्ट दिस इज फॉर योर इंफॉर्मेशन, क्योंकि आप में इसको ये ध्यान में रखना पड़ेगा। नॉट ओनली टेंजिबल एसेट्स आर कमिंग इन कैपिटल एसेट्स, सम इनटेंजिबल एसेट्स आर आल्सो रिफ्लेक्टेड इन दिस। एज पर बजट 2024 मीन्स अभी जो जुलाई 2024 में जो बजट प्रेजेंट किया, वहां एज पर दैट बजट देयर विल बी ओनली टू होल्डिंग पीरियड्स, वन इज 12 months एंड 24 months। तो जब भी आपको कोई भी आपके पास जो ऊपर हम कैपिटल एसेट के ट्रांजैक्शन करेंगे, ऊपर जो अभी डिस्क्राइब किया उसमें से अगर कोई ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपको टैक्स लायबिलिटी डिसाइड करने के लिए होल्डिंग पीरियड ध्यान में रखनी पड़ेगी। एंड होल्डिंग पीरियड इज डिवाइडेड इनटू 12 months एंड 24 months। टू क्वालिफाई फॉर शॉर्ट
short-term or long-term capital assets. There will be only two holding periods, 12 months or 24 months, to qualify for the short-term or long-term capital assets. A listed securities will be classified as long-term if they held for over 12 months or 1 year. Here the word listed denotes listed on Indian stock exchanges. Only Indian stock exchanges, foreign लॉ स्टॉक एक्सचेंज में अगर कोई कंपनी लिस्ट हुई है तो वो उसका पर्पज हम शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैलकुलेट करने के लिए नहीं यूज कर सकते. जो भी व्यक्ति इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, इन दैट केस अगर all listed securities will be classified as a long term if held for more than 12 months or 1 year. अगर कोई भी व्यक्ति कोई भी सिक्योरिटी जो है इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, वो अपने पास अगर 12 महीने या उससे ज्यादा पीरियड के लिए होल्ड करती है एंड अगर सब्सिक्वेंटली बेचती है, तो उस ट्रांजैक्शन में उसको जो बेनिफिट हो जाएगा दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ लॉन्ग टर्म. इट मीन्स जो सिक्योरिटीज में 12 महीने के पहले अंदर ट्रांजैक्शन अगर करता है इन फॉर बाय एनी टैक्स पेयर, इन दैट केस दैट कैपिटल गेन विल बी कंसिडर्ड एज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन. एंड बाकी एसेट्स के लिए अदर देन लिस्टेड एंटिटीज के लिए ऑल अदर एसेट क्लासेस क्लासिफाइड एज लॉन्ग टर्म इफ held for more than 24 months or 2 years. These rules are applicable from 23 जुलाई 2024. जिस दिन बजट पास हुआ उस दिन का डेट है ये. तो एंड बाकी एसेट्स के लिए लिस्टेड सिक्योरिटी छोड़ के बाकी के जो कैपिटल एसेट्स आएंगे जो हमने ऊपर ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं, यहाँ जो डिस्कस किए हुए हैं उसमें से एक्सक्लूडिंग लिस्टेड सिक्योरिटीज बाकी एसेट्स के लिए अगर आप 24 महीने से ज्यादा पीरियड के लिए आप एसेट होल्ड करते हो एंड उसके बाद अगर ट्रांजेक्शन करते हो तो उसको लॉन्ग टर्म एसेट क्लासिफाई किया जाएगा. अदरवाइज आप 24 महीने से कम पीरियड में पहले ही अगर वो एसेट बेचते हो तो आपका ट्रांजैक्शन हो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल ट्रांजैक्शन होगा, आपका जो गेन होगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा. long term capital assets, all these assets which are held for period more than applicable period for short term capital gain as mentioned above will be classified under long term capital asset. Already आपको बता दिया. The Finance Bill 2024 passed in the Lok Sabha on August 7, 2024 with an amendment relaxing the recently introduced new capital gain tax on real estate. ये पर्पज ऑफ मेंशनिंग इट हियर इज आप एग्जाम में इसके बारे में स्पेसिफिकली पूछ सकते हैं बिकॉज दिस इज द लेटेस्ट अमेंडमेंट. तो 7 अगस्त 2024 को जो फाइनेंस बिल पास हुआ अकॉर्डिंग टू दैट कैपिटल गेन टैक्स में उन्होंने अमेंडमेंट करके पास करवा दिया. It allows taxpayer on an option to switch to a new lower tax rate or stick to the old regime that had higher rate with indexation benefit. तो इसके पहले प्रीवियस बजट तक जब आप लॉन्ग टर्म एसेट बेचते थे तो क्योंकि बिकॉज द होल्डिंग पीरियड इज लॉन्ग, तो उनमें होल्डिंग पीरियड लॉन्ग होने की वजह से एज द टाइम प्रोग्रेसेस बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन एंड ऑल अदर थिंग्स इंडेक्सेशन प्राइस जो प्रॉपर्टी है वो बढ़ जाती है. एंड टू गेट द बेनिफिट ऑफ दैट टू द टैक्स पेयर वी कैन टेक द इंडेक्स प्राइस ऑफ दैट एसेट व्हाइल कैलकुलेटिंग द long term capital gain tax. But in this budget, long term capital gain tax has been reduced from 20% to 12.5%. 20% से 12.5% तक कम कर दिया. लेकिन उसके बाद पार्लियामेंट में काफी बहस होने के बाद उन्होंने टैक्स पेयर को ये ऑप्शन दिया हुआ है कि एक तरफ वो ओल्ड रेजिम का जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स था उसको एक्सेप्ट करेंगे. उसमें क्या था, ओल्ड रेजिम that had higher rate, tax rate higher है, but with indexation benefit. Indexation benefit के लिए आपका क्या प्रॉफिट कम हो जाता है. तो आइदर आप ओल्ड रेजिम अडॉप्ट कर दो या आप न्यू रेजिम को अडॉप्ट कर दो. चॉइस उन्होंने टैक्स पेयर को या बेनिफिशियरी ऑफ द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स वाले को दिया हुआ है. सो दैट प्रिंसिपल यू हैव टू कीप इट इन माइंड.
अभी हमें कभी कभी कंपनी के बोनस शेयर या राइट शेयर्स मिल जाते हैं। In case of bonus shares or right shares, the period of holding is counted from the date of allotment of bonus shares or right shares. तो राइट शेयर या बोनस शेयर्स किसी कंपनी के आपको मिल जाते हैं, तो उसके लिए आपका होल्डिंग पीरियड कब से काउंट करेंगे? बिकॉज होल्डिंग पीरियड इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ इट इज अ लिस्टेड कंपनी, आप 12 महीने में अगर बेचते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मिलेगा, लेकिन अगर 12 महीने के बाद बेचते हो तो यू विल गेट द बेनिफिट ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इसीलिए जिस दिन आपको अलॉट हुए हैं, डेट ऑफ अलॉटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको डेट ऑफ अलॉटमेंट उस शेयर्स की ध्यान में रखना पड़ेगा। उस दिन से 12 महीने तक आप अगर उसको होल्ड करेंगे, इफ इट इज अ लिस्टेड कंपनी, देन देयर विल बी a short term, otherwise there will be a long term capital. So in case of bonus share or right shares, a date of allotment of bonus share or right share is important. शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स इज इक्वल टू फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। जब मैं वो पर्टिकुलर एसेट बेचूंगा एंड तब मेरे को जो रियलाइजेशन प्रोसेस आएगी, रियलाइजेशन अमाउंट आ जाएगी या सेल्स अमाउंट हो जाएगी, दैट इज फुल अमाउंट माइनस वो ट्रांसफर ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट करने के लिए जो आपने खर्चा किया, वो हम कंसिडरेशन में माइनस करेंगे। उसमें से आपका जो परचेज प्राइस होगा वो भी माइनस करेंगे, और परचेस प्राइस के साथ साथ वो एसेट में अगर कोई इंप्रूवमेंट करने के लिए, अगर मकान हो तो कोई रिपेयरिंग हो, रिनोवेशन हो, उसके लिए अगर आपने खर्चा किया तो दैट कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड। तो एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर सच ट्रांसफर प्लस एक्विजिशन कॉस्ट प्लस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, जो तीनों का टोटल होगा वो हम फुल रियलाइजेशन वैल्यू में से माइनस करेंगे, एंड जो अमाउंट बचेगा दैट विल बी माई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। सर क्लास कब तक आएगी? 5-10 मिनट, 5 to 10 minutes. The long-term capital gain tax will be calculated. Long-term gain capital tax हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? एक तो फुल वैल्यू कंसिडरेशन, सेम आप वो पर्टिकुलर एसेट अगर बेचते हो एंड तभी आपको जो कंसिडरेशन वैल्यू मिलेगी वो कितनी है, उसको आप कंसिडर करेंगे। उसमें से अगर आप ओल्ड रूल अप्लाई करना चाहते हो, आप ओल्ड रूल के मुताबिक अगर टैक्स पे करना चाहते हो, तो आपको उसमें से एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर सच ट्रांसफर प्लस यहाँ जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, जो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, उसके बदले में आप इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ले सकते हो एंड इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट ले सकते हो। एंड इसके बाद आपको जो कैपिटल गेन मिल जाएगा दैट विल बी एज पर इफ यू गो फॉर ओल्ड टैक्स रेजिम। एंड अगर आप न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से या न्यू रूल अगर आप अडॉप्ट करना चाहते हो, तो आपको फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर सच ट्रांसफर माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एज इट इज अवेलेबल इन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। So this is the difference while calculating the long-term capital gain tax, and you तो have to इसमें still इंडेक्स क्यों लिखा है? इंडेक्सेड कॉस्ट ऑफ इंडेक्स कॉस्ट इम्प्रूवमेंट। ऑफ। अगर आप पुराने बेसिस पे अगर टैक्स पे करना चाहते हो, पूरा एज पर ओल्ड रूल क्या है, 20% लॉन्ग टर्म गेन टैक्स आपको पे करना पड़ेगा अगर आप जो एसेट बेचते हो वो इंडेक्सेशन का बेनिफिट लेना चाहते हो। इंडेक्सेशन का बेनिफिट मैं आपको बताता हूं कि मान लो हमने एक प्रॉपर्टी 2000 साल में परचेज की होगी फॉर ₹5 लाख, एंड आज अगर मैं बेचना चाहता हूं आफ्टर 23 ईयर्स, 23 साल में वो प्रॉपर्टी की वैल्यू जो 5 लाख है, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन दैट प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है बहुत बढ़ गई। तो आज अगर मैं सेल प्राइस अगर मान लो 50 लाख से 5 लाख माइनस करता हूं, तो आई विल गेट द कैपिटल गेन टैक्स ऑफ 45 लाख, विच इज नॉट करेक्ट इन एज पर अवर ओल्ड रूल्स। तो ओल्ड रूल क्या बोलते थे, जैसे जैसे आपका इन्फ्लेशन बढ़ते जाता है, with that inflation government itself adjusts the value of the purchase assets, every year गवर्नमेंट उसको रिवाइज करते जाते हैं। तो इंडेक्सेशन के साथ साथ आपकी प्रॉपर्टी की जो रिकॉग्नाइज वैल्यू है, गवर्नमेंट ने जो प्रॉपर्टी की वैल्यू रिकॉग्नाइज की है वो बढ़ जाएगी। अगर 5 साल 20 साल अगर 5% इन्फ्लेशन के हिसाब से बढ़ते गए, तो ओरिजिनल परचेस वैल्यू जो आपकी 5 लाख थी, आज के डेट में उसकी सेम वैल्यू हो जाएगी 25 लाख एज पर इंडेक्सेशन। दिस इज कॉल्ड इंडेक्सेशन।
एंड इन ऑल केस हम क्या करते थे कि अगर 50 लाख की आज हमने सेल वैल्यू है, उसमें से हम 25 लाख माइनस करेंगे कंसिडरिंग द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। उसमें दिस इज नोन एज द इंडेक्सेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द होलसेल प्राइस इंडेक्स हो या इन्फ्लेशन की वजह से गवर्नमेंट इटसेल्फ रीरेट द वैल्यू, और दैट इज कॉल्ड इंडेक्सेशन। गवर्नमेंट का एक रेडी रेकनर आता है। आप जब मकान परचेज करते हो ना, तो गवर्नमेंट का रेडी रेकनर आपको देते हैं, तो एज पर दैट रेडी रेकनर जो वैल्यू है वी हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन, दैट इज नोन एज द इंडेक्सेशन। तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। बट दोनों में अगर आप काउंट करेंगे तो देर विल नॉट बी मच डिफरेंस, बिकॉज अगर आप इंडेक्सेशन बेनिफिट लेना चाहते हो तो यू हैव टू पे टैक्स एट 20%। तो यहां मैं यही बताना चाहता हूं, फॉरगेट अबाउट द रेस्ट ऑफ द थिंग। हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं। 5 लाख का मेरा 2 लाख 2002 का मेरा परचेस वैल्यू है। आज मैंने उसकी आज के डेट में इंडेक्सेशन वैल्यू 25 लाख है। आज मैंने उसको 50 लाख में बेच दिया है। ओके, अगर मैं ओल्ड रेजिम के हिसाब से जाना चाहता हूं तो व्हाट इज माय फुल वैल्यू कंसिडरेशन? 50 लाख माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 25 लाख। तो मेरा प्रॉफिट कितना हो गया? 50 लाख माइनस 25 लाख इज इक्वल टू 25 लाख इज माय प्रॉफिट। देन इन दैट केस मेरे को 25 लाख के ऊपर 20% टैक्स पे करना पड़ेगा। 25 लाख के ऊपर 20% मीन्स 5 लाख टैक्स आई हैव टू पे, कंसिडरिंग द ओल्ड रेजिम। न्यू रेजिम में हमें क्या करना है? 50 लाख इज माय सेल्स कंसिडरेशन। ओरिजिनल परचेस वैल्यू मेरी 45 लाख है, 5 लाख है। तो 50 लाख माइनस 5 लाख, व्हाट इज माय कैपिटल गेन? 45 लाख। 45 लाख के ऊपर मेरे को 12.5% टैक्स करना पड़ेगा। तो ये मेरा चॉइस है, मैं कौन से स्कीम में उसको अडॉप्ट करूं या इंप्लीमेंट। आई थिंक आई एम वेरी मच क्लियर ऑन दिस। लेकिन यहां मैंने जो अभी एक आपको एग्जाम्पल बताया, वी हैव कंसिडर दैट इन एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर सच ट्रांसफर्स एंड इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट एट 0, ताकि हमें इजी तरह से समझने के लिए। सो दिस इज द ऑप्शन नाउ every individual is having while doing the long term capital gain tax. With this, उम्मीद करता हूं कि आपको आज का डिस्कशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का डिस्कशन अच्छा लगा होगा तो प्लीज प्रेस दिस लाइक बटन, बिकॉज दिस विल बी अ मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर मी। आपकी यही कृति, आपकी यही एक्शन मेरे लिए नए नए वीडियोस बनाने में प्रेरित करती है, प्रोत्साहित करती है। आपको अगर आज का डिस्कशन अच्छा लगा होगा तो प्लीज शेयर दिस इंफॉर्मेशन विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग, ताकि वो भी आपके साथ इसका बेनिफिट ले सकते हैं, वो भी आपके साथ अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हैं। एंड आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाएंगे एंड कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप मिस आउट नहीं करेंगे। अगर दिस इज फॉर माय रेगुलर पार्टिसिपेंट्स ऑल्सो, अगर आप रिकॉर्डेड वर्जन ऑफ लाइव क्लासेस देखते हो एंड आपको अगर कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो प्लीज आपका क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स के थ्रू या इस मेल आईडी पे कन्वे कीजिए। डेफिनेटली वी विल रिस्पॉन्ड। विद दिस we will conclude our discussion here for a day and thank you very much। इसी के साथ साथ आज हमने 25 चैप्टर कवर कर दिए। इट मीन्स वी हैव कंप्लीटेड 80% ऑफ आवर सिलेबस टुडे। With this, I wish you all the best and thank you very much. Sunny ji, thank you very much and good to see you here.